Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी कृतिका भाग 2। पाठ का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था माता का अंचल। दूसरा पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। सीबीएसई बोर्ड के अनुसार कुछ सिलेबस कम किए गए हैं। इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला पढ़ा दिए माता का अंचल, दूसरा जॉर्ज पंचम की नाक का पढ़ाने जा रहे हैं, और लास्ट चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कमलेश्वर जी की लिखित जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक। नाक प्रतिष्ठा का सूचक है। हिंदी में नाक कटना, नाक काटना मुहावरों का प्रचलन है। नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना, या नाक कटाना का अर्थ होता है इज्जत गंवाना। तो नाक जो है वह प्रतिष्ठा का सूचक है। आप सुने भी होंगे, कोई गलत काम होने पर लोग कहते हैं अरे उनकी नाक कट गई, मतलब इज्जत चली गई। तो नाक जो है प्रतिष्ठा का विषय है, और इसी प्रतिष्ठा के विषय को लेकर हमारे प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर जी ने लिखा है जॉर्ज पंचम की नाक। आइए 2 मिनट के लिए हम देखते हैं जॉर्ज पंचम का जीवन परिचय। जॉर्ज पंचम इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। तो हम शुरू करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय। जॉर्ज पंचम की नाक। प्रसिद्ध रचनाकार कमलेश्वर का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी कस्बे में 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बचपन में ही इनको अकेला छोड़कर स्वर्ग चले गए, अर्थात मर गए। हाई स्कूल तक इनकी शिक्षा मैनपुरी में ही प्राप्त हुई। इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से ये हिंदी में एमए किए और पत्रकारिता से जुड़ गए। इन्होंने सरिता, नई कहानी, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर का संपादन बड़ी कुशलता से किए। ये आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की परिचर्चाओं में भी भाग लिए। कुछ वर्षों तक मुंबई की फिल्मी जगत में भी ये काम किए। इन्होंने फिल्मों में अनेक धारावाहिकों, कथा एवं संवाद लिखे। 17 जनवरी 2007 को हार्ट अटैक होने से, यानी दिल का दौरा पड़ने से इस महान पुरुष की मृत्यु हो गई। अब देखेंगे कमलेश्वर जी की रचनाएं। इनकी रचना है कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण एवं समीक्षा ग्रंथ इत्यादि। उपन्यास में है काली आंधी, समुंदर में खोया हुआ आदमी, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, सुबह दोपहर शाम, डाक बंगला, काली आंधी वही बात, आगामी अतीत और कितने पाकिस्तान। ये उनके उपन्यास हैं।
नाटक में लिखे हैं ये चारुलता, अधूरी आवाज, यात्रा वृत्तांत है, खंडित यात्राएं, संस्मरण। इस तरह से कमलेश्वर जी हिंदी साहित्य में अपना छाप छोड़े। उन्हीं का लिखा हुआ एक व्यंग प्रधान कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। तो आपने अभी सुना लेखक परिचय। अब हम देखेंगे उनके द्वारा लिखित जॉर्ज पंचम की नाक कहानी। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग प्रधान कहानी है। इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। इस कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता को स्पष्ट किया गया है। वर्षों से हम जिसके गुलाम रहे, उन अंग्रेजों को भारत से चले जाने पर भी हमारे अंदर परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहां की रानी, मतलब ब्रिटेन की रानी या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रतिक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र को लगा देते हैं। महारानी एलिजाबेथ अपने पति दिलीप के साथ भारत आने वाली है और उनके आगमन की सूचना पाकर के हमारे यहाँ के सरकारी अफसर जो हैं उसके स्वागत के लिए दौड़ जाते हैं। लेखक ने इस पाठ में हमारी भारतीय सरकार की मानसिकता को स्पष्ट किया है। दूसरी बात, जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे हैं तो उनकी टूटी हुई, जो इंडिया गेट के सामने उनकी मूर्ति लगी हुई है, उसकी नाक टूटी हुई है। तो उसकी टूटी हुई नाक, यानी जॉर्ज पंचम की प्रतिमा जो बनी हुई है उसकी नाक टूटी हुई है, और उस टूटी हुई नाक को लगाने के लिए अपनी नाक काटने के लिए यहाँ के अफसर तैयार हैं। इसी पर कमलेश्वर जी ने व्यंग किया है। यानी भारत के अफसर जो हैं अपनी नाक कटाने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ इंडिया यानी भारत आ रही है, जिसको लंदन के अखबार में छपा हुआ है और भारत के अखबार में भी छपा हुआ है। उसमें छपा हुआ है कि महारानी के आगमन में उनके कीमती सूट, उनके नौकरों, अंगरक्षकों, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों तक के समाचार और चित्र छापे जा रहे थे। समाचार पत्रों में रानी के आगमन से सारे देश में सनसनी और खलबली मची हुई थी। भारत सरकार के अधिकारी रानी का स्वागत करने के लिए, धूमधाम से स्वागत करने के लिए बेचैन थे। नतीजा यही हुआ कि थोड़े ही समय में दिल्ली की काया पलट हो गई। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। दिल्ली की काया पलट हो गई, यानी दिल्ली की सड़कों को सजा दिया गया, सफाई कर दी गई, फूल पत्ती लगा दी गई, लाइट की व्यवस्था कर दी गई, यानी जहां दिखे तहां चकाचौंध। और थोड़े ही समय में दिल्ली की काया पलट हुई, यानी सड़कों को साफ सुथरा कर दिया गया और महलों को सजा दिया गया।
तो आइए हम इसको देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। रानी के भारत आगमन पर भारतीय अखबारों में उनके सूट के बारे में, उनके नौकरों के बारे में, उनके बावर्चियों के बारे में, मतलब खाना बनाने वाले को बावर्ची कहा जाता है, अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड के बारे में, उनके पालतू कुत्तों के बारे में भी समाचार में छपा गया था। यानी यहाँ के लोग उस विदेशी का स्वागत करने के लिए बेचैन थे। बात यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी, यानी कटी हुई थी। इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति पर नाक नहीं थी, क्योंकि मूर्ति जो बनी हुई थी, आप देखते होंगे शहरों के चौराहों पर बड़ी बड़ी महापुरुषों की मूर्तियां लगी होती है। उसी तरह से इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, लेकिन उस पर नाक गायब थी। इसी नाक को लेकर के भारत में बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, बहसें भी हुई थी। नाक रहे या हटा दी जाए, इस प्रश्न को लेकर बहुत बहस हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उस नाक को बचाने के लिए हथियारबंद पहरेदार नियुक्त किए गए। भारत में जगह जगह ऐसी मूर्तियां लगी थी जिनको लोगों ने नाक विहीन कर दिया था। जब आंदोलन हुआ भारत में आज़ादी के लिए और देश आज़ाद हुआ, तो बहुत से लोगों ने उस मूर्तियों को तोड़ फोड़ दिया था, जिससे उसी समय इनकी नाक भी खत्म हो गई थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक एक दिन गायब हो गई। इंग्लैंड के रानी पधारे और इंग्लैंड के राजा की नाक न कटी, मतलब नाक कटा हुआ हो, ये अच्छी बात नहीं थी। बड़ी परेशानी का यह कारण बना हुआ था। देश के हितैषी कहे जाने वाले लोगों ने जॉर्ज पंचम की नाक को अपनी नाक का सवाल बना लिया। मैंने आपको शुरू में बताया था, नाक प्रतिष्ठा का विषय है, यानी नाक कटना का अर्थ होता है इज्जत जाना। तो सवाल यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई थी, यानी उनकी इज्जत गायब हो गई थी, तो उसी को बचाना था। सरकारी अफसरों के द्वारा नाक लगाने का प्रयास शुरू हुआ। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए भारत सरकार ने उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई और उसमें उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। उसके बाद मूर्तिकार को बुलाया गया और मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो मूर्तिकार ने इसका जवाब दिया, नाक तो लग जाएगी, लेकिन यह पता चलना चाहिए कि इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। यानी जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, उस पर जो नाक गायब थी, उस मूर्ति की पत्थर कहाँ से आया था। अधिकारी परेशान हुए और पुरातत्व विभाग से जानकारी मांगे। वहां पर फाइलें उधेड़ी गई, लेकिन किसी भी फाइल में नहीं मिला। अंत में एक कमेटी की स्थापना की गई और हर हाल में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात कही गई और जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। मूर्तिकार को बताया गया कि आप जाकर के पत्थर ढूंढिए और नाक लगाइए। मूर्तिकार ने स्वयं की नाक के लिए, मतलब अपनी इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, पत्थर की खोज करने का वचन दिया। कमेटी का जो सभापति थे, खुश होकर भाषण दे डाले, भारत में हर चीज मिल सकती है,
ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, बस हर चीज मिल सकती है, लेकिन उसकी सही कीमत चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस हर चीज मिल सकती है, उसकी कीमत सही होनी चाहिए। इसी पर अधिकारी ने कहा था कि बस आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, हर चीज यहां मिल जाएगी। अखबार में भाषण छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में चल दिया, संसार के सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया, हर पहाड़ पर गया, हर जगह ढूंढा, लेकिन वैसा पत्थर उसको नहीं मिला और अंत में वह निराश होकर के चला आया। यह सूचना सभापति महोदय को दिया। यह सुनकर के सभापति महोदय क्रोधित हो गए और वह मूर्तिकार को धिक्कारते हुए बोले, क्या बोले? भारत में सारी विदेशी वस्तुएं, यहाँ तक कि विदेशी दिल दिमाग, रहन सहन, हर चीज मौजूद है। विदेशी पत्थर जैसी मामूली चीज क्यों नहीं मिल सकती? यह सुनकर के मूर्तिकार ने एक नया सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? उन्होंने यह शर्त रखा कि यह बात अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, यह बात अखबार में छपनी नहीं चाहिए। बस क्या हुआ, घर के जो ऑफिस के कमरे थे उसको बंद कर दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, उसकी खिड़कियां बंद कर दी गई। मूर्तिकार ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? मूर्तिकार ने यह सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर ठीक समझे तो उस मूर्तियों पर से नाक उतार ली जाए। यह सुनकर कुछ असमंजस वाली बात हुई। बड़ी होशियारी से यह काम करना होगा, इसकी इजाजत दे दी गई। फिर मूर्तिकार दोबारा चलता है नाक खोजने के लिए। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप लेकर मूर्तिकार चल दिया। उसने बंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, सावरकर, जहांगीर, सबके नाक की नाप लिया। सफलता नहीं मिलने पर वह गुजरात पहुंचा। वहां जाकर के गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई, उन लोगों की भी मूर्तियों की नाक को मापा। इससे भी सभी नेता और महापुरुष की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार हताश होकर के दिल्ली लौट गया। कहने का मतलब है कि जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे देश के नेताओं की नाक लंबी थी, यानी उसकी प्रतिष्ठा से हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है। मूर्तिकार द्वारा जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया गया। राजधानी में मतलब दिल्ली में महारानी एलिजाबेथ के आगमन की तैयारियां चल रही थी। स्वागत में हर चीज सजाए गए थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को रगड़ रगड़ करके साफ किया गया, लेकिन नाक नहीं होना अधिकारियों को परेशान कर रहा था। कई अधिकारियों तक बातें पहुंची और खलबली मच गई। मूर्तिकार के दिमाग में एक आश्चर्यजनक विचार आया। कौन सा विचार है भाई? उसने बंद कमरे में सुझाव रखा कि भारत में 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक काट करके जॉर्ज की मूर्ति पर लगा दिया जाए। यह बात सुनकर जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगाने की जिम्मेदारी मेरी है, केवल उसे इस काम की अनुमति दी जाए। बस क्या था, कमेटी ने उसको तुरंत इजाजत दे दी। अंत में पहरेदारों की तैनाती में जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगा दी गई। सारे समाचार पत्र में छपा था कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगा दी गई। लेकिन उस दिन अखबार वाले किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन या स्वागत समारोह का
कोई समाचार नहीं छापे। यानी कहने का मतलब यह है कि सारे अखबार खाली थे। यही है जॉर्ज पंचम की नाद, यानी भारत के लोगों की ऐसी मानसिकता को लेखक ने स्पष्ट किया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम नए पाठ के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।